नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। आज बात करते हैं क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का चुनाव का निष्कर्ष आने वाला है 5 नवंबर को। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में वहां संघर्ष है और बहुत सारे भारतीय अमेरिका के अंदर रहते हैं, वो भी विभाजित हैं। कुछ ऐसे भारतीय हैं जो वहां की नागरिकता ले चुके हैं या वहां रहते हैं, वोटर राइट्स उनके पास हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं और कुछ कमला हैरिस के साथ हैं। इसी प्रकार से अब ये राष्ट्रपति का जो चुनाव है अमेरिका का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे विश्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और भारतवर्ष के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे लिए तो इसलिए भी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे देश की मूल नागरिक कमला हैरिस जो भारतवर्ष में पैदा हुई हैं, चेन्नई में पैदा हुई हैं, एक ब्राह्मण सनातनी पूजा पाठी परिवार में पैदा हुई हैं। ये बात दूसरी है कि वो अमेरिका चली गई, सेटल हो गई और वहां जाके उन्होंने क्रिश्चियन से शादी की और उनका नाम हैरिस बन गया, लेकिन उनका फर्स्ट नेम कमला है। और उसके बाद क्योंकि निष्ठापूर्वक उन्होंने अमेरिका की जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, किसी से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि जिस देश की मिट्टी में पलो उनके साथ रहो, उनके साथ निष्ठा करो, भारतीय हो लेकिन आज तुम अमेरिकन नागरिक हो, इसलिए वो काम करो जो अमेरिका के हो। कमला हैरिस वो कर रही है, लेकिन है भारत मूल की, हमारी बेटी, हमारे देश की बेटी। तो अब ये बड़ा विभाजन है। कुछ लोग, मैंने बहुत सारे अमेरिकन ऐसे लोगों से बात की जो इंडियन मूल के हैं, तो मैंने कहा भाई आप डेमोक्रेट्स के साथ हैं या रिपब्लिकन्स के साथ हैं? कुछ लोगों ने कहा डेमोक्रेट्स के साथ हैं, उन्होंने कहा रिपब्लिकन्स के साथ हैं। अच्छा, मैंने फिर उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका विश्लेषण करने का प्रयास किया। मैंने कहा ये लोग जो भारतीय लोग हैं कौन ऐसे हैं, किस वर्ग के हैं जो हैरिस के साथ हैं, कमला हैरिस के साथ हैं और कौन ट्रंप के साथ हैं। तो मेरे को पहला निष्कर्ष जो मिला वो मैं आपके सामने पेश करता हूं। पहला मुझे ये लगा कि देखिए जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो बराक हुसैन ओबामा की हो या कमला हैरिस हो या बाइडेन साहब हो, इनकी एक अलग विशेषज्ञता है, विशिष्टता है। और जो रिपब्लिकन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अलग टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मोटे मोटे तौर पर ये मेरा विश्लेषण है, जरूरी नहीं कि वो सही हो। और जो मैंने रिस्पोंडेंट से बात की, जो वहां के रेजिडेंट से बात की, जिस प्रकार का रिएक्शन मिला, तो उससे मुझे यह लगा कि इन दोनों में उतनी ही भिन्नता है जितनी आज के भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी, आज के भारत में, पुरानी भारतीय जनता पार्टी की बात, अटल जी के जमाने की बात नहीं कर रहा, आज की भारतीय जनता पार्टी और आज की कांग्रेस के बीच में है। इसका मतलब ये डेमोक्रेटिक पार्टी, जो डेमोक्रेट्स हैं और भारत की कांग्रेस है, इनका करीब करीब गुण एक जैसे हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी है, डोनाल्ड ट्रंप की, मैं बाकी रिपब्लिकन पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी और माननीय मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी, इनमें सिमिलैरिटीज हैं। तो मैं ये तुलना करने का प्रयास करता हूं इनमें सिमिलैरिटीज हैं क्या। पहली सिमिलैरिटी यह है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो इमिग्रेंट्स हैं, जो दूसरे देश से आए हुए लोग हैं और जो वहां रह रहे हैं, दे डोंट हेट देम। वो ब्लैक्स को भी अपना नागरिक मानते हैं, ब्राउन्स, हम लोग ब्राउन्स हैं, ब्राउन्स को भी नागरिक मानते हैं और व्हाइट्स को भी मानते हैं। तो एक समान ट्रीटमेंट उनका है। आपने देखा ही होगा कि एक ब्लैक व्यक्ति को एक व्हाइट पुलिस ऑफिसर ने गोली मार दी थी, तो बाइडेन ने घुटने के बल बैठ के उसकी पत्नी से माफी मांगी थी, क्योंकि वो डेमोक्रेट्स की फीलिंग है और वही भारतवर्ष के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की फीलिंग है कि हमारे देश के अंदर जो भी नागरिक है, 142 करोड़ में कोई भी नागरिक है
जो वैधता से यहां रह रहा है और कई पुश्तों से रह रहा है वो भारत का नागरिक है, और हम भी यही समझते हैं। तो ये जो फिलॉसफी डेमोक्रेट पार्टी की है, डेमोक्रेटिक पार्टी की है और इंडियन नेशनल कांग्रेस की है। अच्छा, इसके विपरीत जो भारत की पॉलिसी है, आज मोदी जी की पॉलिसी है, और जो रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है, दे हेट इमिग्रेंट्स। डोनाल्ड ट्रंप हेट्स ब्लैक्स, ही हेट्स ब्राउन्स। अभी नहीं समझ में आ रहा है भारतीयों को, बट ही वांट्स व्हाइट सुप्रीमेसी। जैसे मोदी जी चाहते हैं सनातनी सुप्रीमेसी। भाई ये वो जमाना नहीं है, ये वो विश्व नहीं है जिसमें आप सुप्रीमेसी कायम कर सकें। आपको सामंजस्य का पालन करना पड़ेगा और हर विश्व के हर देश को करना पड़ेगा। तो आप चुनाव तो जीत सकते हैं अगर हम मेजॉरिटिज्म करें, बहुसंख्यकवाद करें, लेकिन वो राष्ट्र के हित में नहीं होगा, वो विश्व के हित में नहीं होगा, और वो ह्यूमन रेस के हित में नहीं होगा। अगर इस प्रकार का मेजॉरिटिज्म, पूरा बहुसंख्यकवाद पूरे विश्व के हर देश अपना ले तो देश के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत ज्यादा खराब होगा। तो पहला तो ये कि इमिग्रेंट्स को डेमोक्रेट्स इज्जत से देखते हैं और रिपब्लिकन्स नहीं देखते, और भारतीय जनता पार्टी नहीं देखती और कांग्रेस देखती है। नंबर 2, जो बराक ओबामा हैं या जो कमला हैरिस हैं या बाइडेन हैं, दे आर थॉरो डेमोक्रेट्स। ये कंसल्टेशन में बिलीव करते हैं, ये बातचीत में बिलीव करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका पूरा बिहेवियर जो है लोकतांत्रिक है। बराक ओबामा के बारे में आपने देखा ही कि द वे ही वाज ए सच ए डाउन टू अर्थ पर्सन, और वही बाइडेन साहब के साथ था, वही कमला हैरिस के साथ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इज ए एरोगेंट लीडर, लग्जरी उनको पसंद है। और आप जानते ही अमेरिका के अंदर उनकी अपनी एक फाइनेंशियल एम्पायर है, रियल एस्टेट के किंग है वो, करोड़पति अरबपति, क्या बहुत, ही इज सुपर रिच, ही इज फिल्दी रिच। तो जो फिल्दी रिच और सुपर रिच पॉपुलेशन है अमेरिका की, वो डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन करती है। जो मैंने कहा कि मैंने लोगों से बात करके नॉलेज गेन करने का प्रयास किया, और जो डाउन ट्रॉडन्स हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जो गरीब हैं, जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं अमेरिका में भी, वो डेमोक्रेट्स के साथ है। मोटा मोटा, मैं पूरा बारीकी से नहीं कह रहा, दोनों तरफ के लोग दोनों तरफ होंगे, लेकिन मोटा मोटा एक बाइफर्केशन है। तो ये जो डेमोक्रेटिक, जैसे कांग्रेस पार्टी बिलीव्स, इंदिरा गांधी के इस इमरजेंसी को आप छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी देखिए आज राहुल गांधी का जो डेमोक्रेटिक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स है, कभी पुताई करते हैं, कभी कारपेंटर के पास जाते हैं, कभी मोची के पास जाते हैं, कभी बार्बर को कुछ भेजते हैं, गरीबों से, हर तरह के लोगों से मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं, उनकी समस्या समझते हैं, सब्जी वालों से बात करते हैं, रिक्शे वालों से बात करते हैं, ओला उबर वालों से बात करते हैं, ट्रक ड्राइवर्स के बैठते हैं, उनकी समस्याएं समझते हैं। तो ये एक, इट इज ए डेमोक्रेटिक वे ऑफ फंक्शनिंग। मोदी जी ये नहीं करते। उन्हें आपने देखा होगा बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ, बड़े बड़े पैसे वालों के साथ शादी, अभी अहमदाबाद के अंदर एक, सूरत के अंदर एक शादी हुई एक हीरा व्यापारी के परिवार की। अब वहां आपने देखिए क्या वैभव पूर्ण शादी हुई है। मोदी जी वहां गए, अंबानी क्या गए, राहुल गांधी नहीं गए। तो एक जो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी है, और एक डेमोक्रेटिक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स है जो बराक ओबामा का और बाइडेन साहब का था, वो कांग्रेस का भी है। एक एक्सेप्शन को अगर आप इमरजेंसी को छोड़ दें तो। तीसरा यह है कि हु इज मोर क्वालिफाइड, कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, पढ़ा लिखा होने से क्या मतलब है, गुण ही होना चाहिए आदमी को। ठीक है, चलिए गुण ही होना चाहिए, वो बात समझते हैं, लेकिन शिक्षा का भी महत्व है, क्योंकि तभी आप इकोनॉमिक ऑर्डर में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल अफेयर्स में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब पढ़ के ही आता है। जैसे अगर किसी देश के अंदर चुनाव हो रहा है तो इंटरनेशनल अफेयर से कहता है दूसरे देश का, एक बड़े देश का प्रधानमंत्री उसमें हस्तक्षेप न करे। आप इसलिए कर जाते हैं कि आपको ज्ञान नहीं होता है इंटरनेशनल अफेयर्स का, वो दूसरी बात है। ये जिसका आप कन्विंसिंग करते हैं वो हार जाता है, और जिसकी विरोध में करते हैं वो जीत जाता है। खैर चलिए, उसको अपने हवाई जहाज बेचने होते हैं, फाइटर प्लेन बेचने होते हैं, तो उस बात का बुरा नहीं मानता, 2-4 लाख करोड़ का माल आपके यहाँ टिका देता है, आउटडेटेड माल टिका देता है। अच्छा, इसके बाद ये है, तो क्वालिफाइड तो हैं, कमला हैरिस भी क्वालिफाइड हैं और राहुल गांधी भी क्वालिफाइड हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब उतने क्वालिफाइड नहीं हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री तो चाहिए हमें एंटायर पॉलिटिकल साइंस हैं,
लेकिन मतलब क्वालिफिकेशन वाइज, एजुकेशन वाइज राहुल गांधी इज मोर क्वालिफाइड देन माननीय मोदी जी, एंड कमला हैरिस मोर क्वालिफाइड देन डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पैसे वाले हैं और ये पैसे वाले नहीं हैं। इसके बाद जो डेमोक्रेट्स के खिलाफ जो लोग वहां पे बात की, जिन लोगों से मैंने अमेरिका के अंदर, वो कहते हैं कि डेमोक्रेट्स की ये पॉलिसी है कि वो गरीब से गरीब आदमी को 2-2 3 बेडरूम का मकान दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं, उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हैं। तो उससे वो कह रहे हैं कि अमेरिका को भी ये लोग भारतवर्ष बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, नेपाल बना देंगे और पाकिस्तान बना देंगे। बट दे डोंट वांट एनीथिंग टू गो टू द पुअर। ये रिपब्लिकन सपोर्टर्स की फीलिंग है। अच्छा, यही भारतवर्ष में जो मोदी जी के सपोर्टर्स है उनकी फीलिंग है। वो चाहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स कम हो जाए, 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हो जाए तो हो जाए, लेकिन पूंजीपतियों को फायदा हो जाए। वो चाहते हैं कि जितनी भी नीतियां बने वो रिचेस के लिए बने, वो गरीबों को दिया तो रेवड़ी, गलत है, रेवड़ी नहीं देनी चाहिए। तो ये वाली जो नीति है यही डोनाल्ड ट्रंप की है, माननीय मोदी जी की है कि दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ फॉर द रिच, नॉट टू द पुअर। और वही डेमोक्रेट्स की है। डेमोक्रेट्स आल्सो दे वांट वेल्थ टू गो डाउन टू द पुअरेस्ट टू द पुअर, एंड द सेम थिंग हैपेंस टू द कांग्रेस। जैसे कांग्रेस में अभी ये वार हुआ कि सब वादे पूरे नहीं होते हैं, तो कांग्रेस ने बताया कैसे हमने सब वादे पूरे किए हैं, एवरीथिंग वी हैव डन, बट वी हैव डन फॉर पुअर। भारतीय जनता पार्टी हैज डन थिंग्स फॉर द रिच, सुपर रिच। अंबानी जी, अडानी जी बहुत ज्यादा अमीर हो गए हैं, लेकिन जो छोटा दुकानदार है, जो छोटा इंडस्ट्री वाला है, छोटा बिजनेसमैन है, जो छोटा तनख्वाह पाने वाला है, ओला उबर वाला है, ट्रक ड्राइवर है, सब्जी बेचने वाला है, फल बेचने वाला, उसकी आमदनी आधे से कम हो गई है और महंगाई डबल हो गई है। तो दोनों के एटीट्यूड में डिफरेंस है। कोई प्रो रिच है, कोई प्रो पुअर है, ये एक अंतर है। इसके बाद ये जो गरीबों के प्रति आपकी भावना है, अब जैसे किसानों के प्रति भावना जो होनी चाहिए थी एक लोकतांत्रिक देश में, वो अपनी मांग लेके आए थे, उनको आने देते, उनसे डेलीगेशन से मिलते, उनसे बात को समझते, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद मिलते, तो लोगों का विश्वास उन पे ज्यादा बढ़ गया होता। लेकिन द वे फार्मर्स वे ट्रीटेड, आपको याद होगा जब शुरू में भारत के सरकार केरला के अंदर पट्टम थानू पे लई की बनी, तो वहां पे सोशलिस्ट पार्टी वो से कोalition पार्टनर थी और वहां गोली चली थी, 2 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। तो लाल बहादुर ये अपने राम मनोहर लोहिया ने अपने विधायकों से समर्थन वापस करने के लिए कहा और सरकार को गिरवा दिया ये कह के कि सरकार, गवर्नमेंट डजंट हैव एनी राइट टू शूट एट आवर प्रोटेस्टर्स। और आज की स्थिति आप देख लीजिए, आप ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला देख लीजिए, विनेश फोगाट का मामला देख लीजिए, आप उन्नाव का मामला देख लीजिए, आप हाथरस का मामला देख लीजिए, आप लखीमपुर खीरी का मामला देख लीजिए, आप बदलापुर का मामला देख लीजिए, आप कहीं का मामला देख लीजिए, अमीरों के साथ गवर्नमेंट है, गरीबों के साथ नहीं है। जबकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो आइडियोलॉग है भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े, उन्होंने खुद कहा था सरकार का मात्र एक काम गरीबों को अमीरों के शोषण से बचाना है। और आज की तारीख में आप देख रहे हैं गरीब गरीब होता चला जा रहा है, मध्यम वर्ग भी गरीबी के नीचे चलता चला जा रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, इनकम बढ़ नहीं रही है, और अमीर जो है वो फिल्दी रिच होता चला जा रहा है। और ये स्थिति भारतवर्ष के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि देखिए अमेरिका में तो तब भी चल सकता है बिकॉज देयर पॉपुलेशन इज लेस और जीडीपी इज वेरी हाई, इनकम इज वेरी हाई। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन भी आप करेंगे वहां की टोटल पॉपुलेशन का जीडीपी से, तो पर कैपिटा इनकम इज वेरी हाई। हमारे देश में 142 करोड़ में अगर जीडीपी आपकी जितनी है उससे 5 गुनी ज्यादा चीन की है जिसकी आबादी आपकी जितनी है, और उतनी ही जर्मनी, यूके, फ्रांस की है जिसकी आबादी आपसे कम है लेकिन जीडीपी आपके बराबर है, बल्कि आबादी आपसे 1/6 भाग है। इसका माने विश्व के जितने भी तुलनीय देश हैं जिनसे आप अपनी तुलना कर सकते हैं उनसे आपकी आर्थिक स्थिति 1/6 भाग है। लेकिन क्योंकि आप 140 करोड़ के देश हैं इसलिए आप कहते हैं कि अच्छा, जब लो बेस है, जब आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो आपकी जीडीपी ग्रोथ भी ज्यादा दिखाई पड़ती है। भाई 142 करोड़ लोग अगर एक एक छोटा छोटा हजार रुपए की चीज भी बनाएंगे तो आप सोचिएगा जीडीपी कितनी बढ़ जाएगी। और फिर हर चीज को फॉर्मलाइज कर देंगे, हर चीज पे आप जो है छोटे दुकानदारों को बंद कर देंगे,
जो हस्त निर्मित काम हुआ करते थे, कॉटेज इंडस्ट्री को खत्म कर देंगे, छोटी दुकानों को खत्म कर देंगे, हर चीज मॉल से खरीदी जाएगी, तो हर चीज जो है वो जीडीपी के अंदर आ जाएगी। पहले वो जीडीपी के अंदर नहीं आती थी। पहले बाकी विश्व के अंदर तो पहले से भी थी, अभी भी है। एवरीथिंग वाज फॉर्मलाइज। हमारे यहाँ तो इनफॉर्मल सेक्टर इज 10 टाइम्स बिगर देन दी फॉर्मल सेक्टर, और 80-90%, 95% लोगों को नौकरी जो है इनफॉर्मल सेक्टर में मिलती है। लेकिन आपने इनफॉर्मल सेक्टर को तो चौपट कर दिया, और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो फॉर्मल सेक्टर है, वो नौकरी क्रिएट करता नहीं है, लेकिन क्योंकि वो टैक्सेस वगैरह देता है तो आपकी जीएसटी भी बढ़ जाती है, आपका जीडीपी भी बढ़ जाता है, लेकिन नीचे लोगों को नौकरी, तनख्वाहें नहीं मिलती हैं। तो ये डिस्पैरिटी जो देश के लिए बहुत हानिकारक है वो क्रिएट होती चली जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब देखते हैं 5 तारीख को क्या होता है। अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, देश की बेटी अमेरिका की प्रेसिडेंट बनेगी। लेकिन अब हमारे भारतीय जनता पार्टी वाले मित्र तो नहीं चाहते कमला हैरिस जीते, वो तो डोनाल्ड ट्रंप को जिताना चाहते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी तानाशाही प्रवृत्ति के आदमी हैं। वो भी केवल व्हाइट सुप्रीमेसी चाहते हैं, वो भी केवल अमीरों की सुप्रीमेसी चाहते हैं। अब देखिए 5 तारीख को क्या होता है। 5 तारीख को अगर डोनाल्ड ट्रंप जीते तो मेरे हिसाब से विश्व शांति के लिए, बिकॉज ही इज ए एग्रेसर एंड दिस वर्ल्ड डजंट नीड एग्रेसर्स, और एग्रेसर बहुत ज्यादा हो, नेतन्याहू हो गए हैं, फिर वो उन्हीं के खिलाफ जो है हिजबुल्लाह खड़ा हो गया है, उनके खिलाफ फलाने खड़े हो गए हैं, पुतिन साहब उधर खड़े हो गए हैं, अब जेलेंस्की वहां खड़े हो गए। मतलब एवरी नेशन लाइक्स एग्रेसर्स, विच इज नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड। ह्यूमन काइंड के लिए अच्छा नहीं है। वी नीड पीस, वी नीड काइंडनेस, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई some political parties in India also. So let us see, वर्ल्ड पीस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड के डिजास्टर की ओर बढ़ रहे हैं। 5 तारीख तक वेट करते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है, और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा, देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे, और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।